हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो अब हम शुरू करते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम की। बोर ने जो है अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या दिया था, तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स while revolving in the discrete orbits. The electron do not radiate energy. These orbits are called energy levels. तो क्या हुआ कि बोर मॉडल ऑफ एटम में बोर ने बताया कि जो है कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें कि जो है एटम उनके अंदर आ सकता है और रिवॉल्व करता है। और जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, उसमें जब वो घूमता है तो वो कोई भी जो एनर्जी है उसको नहीं छोड़ता है, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और द नंबर्स। जो ऑर्बिट्स होती हैं हम उनको KLMNN अल्फ़ाबेट से या फिर जो है नंबर से जो है बोल सकते हैं। तो ये था बोहर का जो है ये मॉडल था। इसमें क्या था, बीच में पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस है, और उसके बाद जो है ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि ये K है, L है, M है और N है। इन ऑर्बिट्स को जो है हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स शेल गिवन बाय बोर एंड बरी रूल्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो वो किसने दिया था? बोर ने दिया था, और बरी के जो रूल्स थे उन्होंने दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। एग्जाम्पल, n स्टैंड फॉर 1, K सेल, 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या था कि द maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are completely filled. तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमने पीछे देखा कि उसने जो बोर मॉडल में है उन्होंने पूरी अपना एक मॉडल दे रखा है कि हमारे पास शेल्स होती हैं KLMN, जिनको हम 1 2 3 4 भी जो है कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन एक शेल में कैसे हो सकता है कि हम 2n⁻² को जब हम करेंगे तो इतने ही जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है आ सकते हैं, इतने ही नंबर्स जो है इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ सकते हैं। और एक पूरी शेल में, एक पूरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होती है 8, और वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में ही होगी। और जब तक इनर मोस्ट सेल भर नहीं जाती तो हम आउटर मोस्ट सेल को नहीं भर सकते। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल के। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने तो हम कैसे करते हैं, 2 इंटू n रेस टू पावर 2। तो K शेल है उसको हम क्या बोलते हैं? n इज इक्वल टू 1। तो हमने देखना है कि हम K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2, n क्या है? 1 है, 1 और 1 का स्क्वायर। तो 2 अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होएगा? 2 ही होएगा, 1 ही होएगा। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। L ऐसे ही L की पावर क्या है? n इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें L शेल में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? 2 का स्क्वायर, 2 को 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे करके जो है हम अलग अलग करके ऐसे हम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है आएंगे। और जब तक हम जो है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते, हम L शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। हमें L शेल में, L ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स डालने से पहले अपनी K में पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डालने पड़ेंगे। उसी के बाद हम L ऑर्बिट्स में जो है डाल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब एटॉमिक पार्टिकल बना था जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इन 1932 J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and mass nearly equal to that of proton। तो क्या हुआ था कि इन 1932 J. Chadwick आए थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक सब एटॉमिक जो पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं है और मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल ही है। तो और उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो हर एक जो न्यूक्लियस के एटम में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन में जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कि वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम किससे कितना कंबाइन हो सकता है वो उसकी वैलेंसी पर डिपेंड होता है। एटॉमिक नंबर, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक एटम का मास नंबर उतना ही होगा जितने उसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम आएगा। उसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर।
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो क्या होता है आइसोटोप्स में कि जो एलिमेंट एक ही सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। सो आइसोटोप्स की जो है कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज फ्यूल। जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, मतलब जो यूरेनियम के जैसे हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूरेनियम जैसी हैं, तो उनको हम क्या है फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे ही कोबाल्ट के जो आइसोटोप है उनका यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और आइसोटोप आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। जो आयोडीन के आइसोटोप्स हैं उनका जो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए गोइटर का। अब हम देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो क्या होता है कि उनका जो एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, एलिमेंट उनके अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो मास नंबर है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों का जो है मास नंबर जो है क्या है 40 है, लेकिन अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 19 है और कैल्शियम की बात करें तो 20 है।